दैट इज रिगार्डिंग द डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। सो डेरिवेटिव क्या होते हैं, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि डेरिवेटिव होते क्या हैं। व्हाट आर डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव यानी कि डिराइव, यानी कि जिनकी वैल्यू अपनी कोई वैल्यू नहीं है, अपनी कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यू जो है वो डिराइव होती है फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। यानी कि इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो वैल्यू अराइव होगी दैट विल बी फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या है? दीज आर मार्केट प्रोडक्ट्स वाइडली यूज बाय द बैंक ट्रेजरीज। अब ये जो आपकी ट्रेजरी है, ये डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते क्यों? देखिए मेन चीज जो है वो है रिगार्डिंग एक तो अपने कस्टमर को डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करवाना। लाइकवाइज डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर आप कह लीजिए डिफरेंट स्वैप्स हैं, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट हो गए, फ्यूचर्स हो गए, ऑप्शंस हो गए। एक तो है कि ट्रेजरी जो है अपने कस्टमर्स को ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें प्रोवाइड करना चाहती है। देयर इज अ गैमेट ऑफ द प्रोडक्ट्स ओवर देयर इन द डेरिवेटिव्स, जो कि यहाँ पर ट्रेजरी प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, यानी कि जो भी कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं उनको ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किया जाता है। पहला रीजन तो यही है, ठीक है, मार्केटिंग के लिए। दूसरी चीज है कि हम यहाँ पर अपने रिस्क को कवर कर पाए। देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ट्रेजरी के केस में हर एक पॉइंट के ऊपर जो रिस्क है वो एग्जिस्ट करता है। तो लास्ट यूनिट में हमने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात की थी। तो डिफरेंट डिफरेंट जो रिस्क है, अगर आपने उनको मैनेज करना है, यानी कि आपने उनको, आप मिटिगेट तो नहीं कर सकते। पहली चीज तो है कि आप उसे लो डाउन कर सकते हैं, किस तरह से? प्रिवेंशन लगाते हुए, यानी कि डिफरेंट कंट्रोल्स लगाते हुए आप उन्हें क्या कर सकते हैं? लोअर डाउन कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि मैं काउंटर इफेक्ट डाल सकता हूं। लाइकवाइज अगर मुझे रिस्क हो रहा है +5 का, तो मैं ऐसा कोई चीज खरीदूंगा जिससे -5 हो जाए, तो अल्टीमेटली यहां पर जो मेरा रिस्क था वो क्या हो गया? नलीफाई हो गया ना। अल्टीमेटली जो मेरा रिस्क था वो क्या हो गया? नलीफाई हो गया। तो ये नलिफिकेशन का काम यहां पर कौन करता है? डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स करते हैं। एंड फर्दर थर्ड, इट इज रिगार्डिंग टू टेक अ ट्रेडिंग पोजीशन इन डेरिवेटिव, यानी कि आप यहां पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो देखिए डेरिवेटिव डुअल पर्पस यहां पर आपको देता है। एक तो है कि आप हेजिंग कर रहे हैं, यानी कि सेफ गार्ड कर रहे हैं, आपको अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं? सेफ गार्ड कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि आप सेफ गार्ड करने के साथ साथ यहां पर स्पेक्यूलेशन भी करते हैं, यहां पर प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं अपनी पोजीशन का बेनिफिट उठाते हुए। ओके, एंड फर्दर इट इज रिगार्डिंग डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। अ डेरिवेटिव डज नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट वैल्यू, तो अपनी इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं है। इनकी वैल्यू अंडरलाइंग मार्केट से डिराइव होती है। अंडरलाइंग मार्केट कोई भी हो सकती है, फाइनेंशियल मार्केट, इट कुड बी कमोडिटी मार्केट, या फिर इंडेक्स, या फिर मार्केट प्राइसेस हो सकते हैं जिनसे इनकी वैल्यू जो है वो डिराइव की गई है। लाइकवाइज अगर फाइनेंशियल मार्केट की अगर बात करते हैं तो उसमें जो कंपोनेंट है, उसमें जो प्रोडक्ट है, उनसे हमने वैल्यू उठाई एंड उसके बेस पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाया। कमोडिटी मार्केट हो गई तो ऑयल, व्हीट, ये वो, पैडी वगैरह, ये सब चीजें क्या है जिनसे मिलकर आपका जो अंडरलाइंग एसेट ये हो गया, एंड इनके बेस पर आपकी जो वैल्यू वो चल रही है। इसी तरह से इंडेक्स हो गए मार्केट प्राइसेस के, जैसे सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, इनके बेस पर भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव वही है सेम, एक तो सेफ गार्ड करना है, दूसरी चीज है स्पेक्यूलेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट एक के लिए तो ये हो गया कि उसने अपने आप को बचाने के लिए डेरिवेटिव प्रोडक्ट में एंटर कर गया, दूसरा पर्सन जो है वो वहां से प्रॉफिट कमाने के लिए एंटर करना चाहता है, ठीक है। मैं आपको साथ के साथ ये चीजें भी क्लियर करता रहूंगा। तो दो चीजें याद रखिए, हेजिंग एंड फर्दर द स्पेक्यूलेशन, दीज आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। Then it is regarding the OTC and exchange traded product. What is OTC? OTC is over the counter. Over the counter means जैसे आपके पास ब्रांच में कोई कस्टमर ट्रांजैक्शन करने आया, उसने कहां पर की? उसने आपके पास ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन की ना, यानी कि पर्सन टू पर्सन जब हमने डील की, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द OTC, दैट इज द ओवर द काउंटर। तो यहां पर भी ओवर द काउंटर जो है वो ट्रांजैक्शन की जाती है कस्टमर के द्वारा, यानी कि जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट था वो डायरेक्टली यहां पर नेगोशिएट किया गया, ऑब्टेन किया गया बैंक से, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट से, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओवर द काउंटर प्रोडक्ट कहते हैं। एंड जब हम किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो वो पर्सन के साथ कौन सा रिस्क पनपता है? काउंटर पार्टी रिस्क पनपता है। काउंटर पार्टी रिस्क मतलब अब पर्सन ए ने डील कर ली पर्सन बी के साथ, ये डील कौन सी है? अब सिंगल टू सिंगल पर्सन हुई है, यानी कि बैंक मान लीजिए बैंक के साथ ही डील कर रहा है, तो बैंक को ये भी तो लॉस है ना कि बैंक यहां पर डिफॉल्ट ना कर जाए या सेटलमेंट ना करे, तो वो कौन सा रिस्क कहलाएगा? अल्टीमेटली इट वुड बी द काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी के एग्जिस्ट करने की वजह से जो रिस्क एग्जिस्ट करता है, दैट इज अ काउंटर पार्टी रिस्क दैट एग्जिस्ट इन द केस ऑफ द ओवर द काउंटर। ओके, जब यहां पर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट की बात करते हैं उस केस में एग्जिस्ट। सेकंड, इट इज रिगार्डिंग द एक्सचेंज ट्रेडेड। अब जब हम एक्सचेंज के ऊपर से परचेज करते हैं चीज, तो क्या वहां पर कोई रिस्क एग्जिस्ट करता है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी रिगार्डिंग द, हम मनी मार्केट प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे, एंड वहां पर हमने बात की थी रिगार्डिंग द रेपो, रेपो की बात की थी। तो रेपो बेसिकली क्या है? ये भी यहाँ पर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, ये भी क्या है? यहाँ पर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है।
यानी कि ओटीसी प्रोडक्ट है, यानी कि सिंगल टू सिंगल बैंक जो है आपस में रेपो ट्रांजैक्शन करते हैं। एंड जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द सीबीएलओ, सीबीएलओ की जब हमने बात की थी तो सीबीएलओ को कौन चला रहा था, सीबीएलओ को सीसीआईएल चला रहा था, यानी कि इंटरमीडिएटर बैठा था, एक एक्सचेंजर यहां पर बैठा था, जिसके कारण जो हमारा काउंटर पार्टी रिस्क था वो काफी ज्यादा क्या हो गया था, मिनिमाइज हो गया था। आपको वो चीज याद है ना अभी भी, यानी कि रेपो के केस में हमने देखा था कि आप यहां पर ओवर द काउंटर क्या कर रहे हैं, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट को यहां पर नेगोशिएट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सीबीएलओ के केस में आपने यहां पर जो प्रोडक्ट था उसको कौन चला रहा था, यहां पर सीसीआईएल चला रहा था। कौन चला रहा था, सीसीआईएल चला रहा था। अब सीसीआईएल के कारण ही यहां पर क्या था, आपका जो काउंटर पार्टी रिस्क है वो काफी ज्यादा यहां पर कम हो गया था। वही चीज यहां पर है। अब अगर अगर मैं कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, यू नो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी है जो वो क्या है, डेरिवेटिव है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखिए उसकी अपनी कोई खुद की वैल्यू नहीं होती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जबकि हमने यहाँ पर बीएफएम के मॉड्यूल ए के केस में, इंटरनेशनल बैंकिंग के केस में पढ़े थे, करेंसी के केस में पढ़े थे, वहां पर देखिए आपके पास कोई भी एज सच वैल्यू, उसकी अंडरलाइन वैल्यू तो है नहीं है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू रहती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो भी अंडरलाइंग एसेट होगा, यानी कि जो अंडरलाइंग करेंसी है उसके ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है ना। अगर हम यहाँ पर यूएसडी को परचेज कर रहे हैं स्पॉट के ऊपर, तो उसकी वैल्यू फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उस करेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। इसकी अपनी को तो वैल्यू है नहीं, तो ये क्या है, ये भी यहाँ पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी यहाँ पर क्या है, ये ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है। दिस इज व्हाट, दिस इज ओवर द काउंटर प्रोडक्ट। अब यहां पर ओवर द काउंटर है तो उसके केस में काउंटर पार्टी रिस्क एग्जिस्ट करता है। जबकि जब हम बात करते हैं फ्यूचर्स की, जब हम बात करते हैं फ्यूचर्स की, तो वो एक्सचेंज ट्रेडेड है, वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड होता है। अगर सिक्योरिटीज मार्केट की बात करें, जो स्क्रिप्ट्स हम ऑनलाइन, जो आपकी लिस्टेड जो रहते हैं ना, कंपनीज रहती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हैं, ठीक है, उनके आप शेयर्स कभी भी परचेज कर सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। आपको कोई काउंटर पार्टी रिस्क तो नहीं है, आप एनोनिमसली डिमांड बेस पर कभी भी शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, कभी भी शेयर्स को मार्केट में बेच सकते हैं, तो क्योंकि वहां पर काउंटर पार्टी रिस्क एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। सो एक्सचेंज ट्रेडेड के केस में क्या है, देयर आर आल्सो स्टैंडर्डाइज्ड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स फॉर अ स्पेसिफाइड सम और फॉर स्पेसिफाइड पीरियड व्हिच आर परचेज्ड और सोल्ड ऑन द एक्सचेंज, जिनको एक्सचेंज के ऊपर परचेज किया जाता है, एक्सचेंज के ऊपर बेचा जाता है। देयर आर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स ट्रेडेड ऑन अ फ्यूचर्स एक्सचेंज। फ्यूचर्स भी आपके होते हैं जो फ्यूचर्स एक्सचेंज के ऊपर क्या किए जाते हैं, ट्रेड किए जाते हैं। आफ्टर दैट इट इज रिगार्डिंग द ओटीसी में एंड एक्सचेंज ट्रेडेड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनको देख लीजिए। पहली चीज क्या है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो आपके ओवर द काउंटर प्रोडक्ट हैं ये बैंक्स के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ऑफर किए जाते हैं। एंड फ्यूचर्स के केस में देखें, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ओनली ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज। जो फ्यूचर आपके यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड की अगर हम बात करते हैं ना, तो आपके ये एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड किए जाते हैं। एंड फर्दर ओवर द काउंटर में अगर हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डेट देखें, अमाउंट देखें, टर्म्स देखें, जैसा क्लाइंट चाहता है वैसे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो चीज एक्सचेंज ट्रेड में है वो क्या होगी, स्टैंडर्डाइज होगी। वो क्या होगी, स्टैंडर्डाइज होगी। तो उसके केस में जो यहाँ पर लॉट साइज होगा दैट वुड बी स्टैंडर्डाइज, जो सेटलमेंट डेट होगी दैट वुड बी स्टैंडर्डाइज, यानी कि पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस होगी जो सभी के साथ एज सच ही चलेगी। ओवर द काउंटर में क्या है कि आप यहां पर कस्टमाइजेशन काफी ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड के केस में आप यहां पर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में काम करते हैं। लाइकवाइज अगर मैं कहूं कि मुझे यहां पर पीएनबी का कोई शेयर परचेज करना है या किसी और बैंक का, एचडीएफसी का कोई यहां पर शेयर परचेज करना है, तो उसके केस में अल्टीमेटली है क्या, उसके केस में अल्टीमेटली क्या है, मैं ये सुन कह सकता हूं कि इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर चेंज करवा सकता हूं, क्या करवा सकता हूं, नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में नेगोशिएट कर सकता हूं बैंक के साथ, बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये तो मेरा ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है। ये क्या है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, यहां पर मैं सीधा पार्टी के साथ डील कर रहा हूं, जबकि यहां पर मैं स्टैंडर्डाइज फॉर्म में एक्सचेंज से परचेज करूंगा यहां पर शेयर्स को। ओके, तो उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग प्राइस इज कॉटेड बाय द बैंक एडिंग द मार्जिन टू द मार्केट कॉट, यानी कि जो भी मार्केट कॉट है उसके बीच में जो भी आपका मार्जिन है वो आप ऐड कर करके जो भी यहां पर प्राइस होगा वो कॉट करेंगे। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड के केस में आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है, यानी कि जो प्राइसिंग होगी वो स्क्रीन बेस्ड होगी, वो स्क्रीन बेस्ड होगी, यानी कि जैसे जैसे आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज एंड डिफरेंट पैरामीटर्स है जिनके ऊपर इनकी प्राइसिंग मैटर करती है, एंड अल्टीमेटली जो प्राइसिंग का क्राइटेरिया होगा दैट विल बी ट्रांसपेरेंट, दैट विल बी ट्रांसपेरेंट। ओके, देन आफ्टर दैट इट इज रिगार्डिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कैश मार्जिन चार्ज ऑन एसेट्स एट बैंक्स डिस्क्रिशन बेस्ड ऑन क्लाइंट स्टेटस। तो
सिक्योरिटी की बात करें तो यहां पर डिपेंड करता है कि बैंक जैसी डील करना चाहता है वैसे बैंक यहां पर सिक्योरिटी ले सकता है। अगर कैश मार्जिन चाहता है कैश मार्जिन ले सकता है, चार्ज ऑन एसेट्स को करवा सकता है अगर बैंक की जैसी डिस्क्रिप्शन है उसके साथ। एंड फर्दर अगर हम एक्सचेंज ट्रेडेड की बात करते हैं तो एक्सचेंज कलेक्ट्स डेली कैश मार्जिन बेस्ड ऑन मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब जो भी यहां पर आपके एक्सचेंज ट्रेडेड आपके डेरिवेटिव्स रहते हैं ना, जो भी मेरे पास एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स हैं, इनके केस में खास करके अगर मैं मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में मान लीजिए कि कंपनी एबीसी है, इसका एक शेयर है 100 रुपीज का। तो फ्यूचर के केस में मान लीजिए जो लॉट है इसका 100 शेयर्स का एक लॉट है, यानी कि 100 इंटू 100 कितना हो गया, 10,000 का एक लॉट हो गया। लेकिन ये 10,000 मुझे पूरा नहीं पे करना पड़ता, फ्यूचर्स के केस में बात कर रहा हूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मार्जिन मनी पे करनी होती है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मार्जिन मनी पे करनी है, लेटर से कि 10% मुझे मार्जिन मनी पे करनी है। ठीक है, आज की डेट में इसका जो प्राइस है दैट इज ₹100 एंड मेरे पास एक ही लॉट है, तो उसके हिसाब से 10% यानी कि मुझे यहाँ पर 1,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ पे करना है, पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो पे नहीं करना। अब लेट अस अज्यूम कि इसका नेक्स्ट डे जो प्राइस हो गया दैट बिकेम आउट टू बी 120, कितना हो गया, 120 हो गया। अब 120 के हिसाब से जो मेरे पास यहाँ पर लॉट साइज है वो कितना है, जो मेरे पास लॉट साइज है यहाँ पर वो कितना हो गया, वो तो 100 का ही है, दैट इज सेम। यानी कि अगर मैं नेक्स्ट डे यहां पर एक लॉट परचेज करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे कितना मार्जिन देना होगा, 12,000 हो गया। तो 12,000 के ऊपर मुझे यहां पर 10% के हिसाब से 1200 मार्जिन जमा करवाना होगा। क्लियर, यानी कि जो भी यहां पर मेरे पास मार्क टू मार्केट प्राइसेस हैं, जो भी मेरे पास यहां पर मार्क टू मार्केट प्राइस है, मार्क टू मार्केट का मतलब है कि एंड ऑफ द डे के ऊपर आपके पास स्क्रिप्ट का जो प्राइस था उसके हिसाब से आप यहां पर टोटलिंग कर रहे हैं कि आपके यहां पर पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी बन रही है। ठीक है, उसके हिसाब से जो मार्जिन है वो आपको मेंटेन करना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी। ओके, आफ्टर दैट काउंटर पार्टी रिस्क जो है ओटीसी के केस में तो देखिए प्रेजेंट होगा ही होगा, क्योंकि आप सीधा डायरेक्टली पार्टी के साथ डील कर रहे हैं। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड के केस में कोई भी काउंटर पार्टी जो रिस्क है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। नो काउंटर पार्टी रिस्क एज एक्सचेंज इज द काउंटर पार्टी हु मैनेजेस द रिस्क बाय मार्जिनिंग सिस्टम, जो कि मार्जिनिंग सिस्टम के साथ यहां पर कंट्रोल कर रही है। ठीक है, then it is settlement is mostly by physical delivery, तो यहां पर जो सेटलमेंट होती है that is by physical delivery, यानी कि नेट सेटलमेंट होती है जो भी आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस की होती है, कैंसिलेशंस की होती है उनके हिसाब से। एंड फर्दर एक्सचेंज ट्रेडेड के केस में देखें तो मोस्टली आपकी नेट सेटलमेंट होती है बाय कैश एंड फिजिकल डिलीवरी मे बी इंसिस्टेड अपॉन इन कमोडिटी फ्यूचर। जो कमोडिटी फ्यूचर्स हैं, यानी कि मान लीजिए मैं अगर यहाँ पर बात कर रहा हूँ रिगार्डिंग की कॉटन के जो वेल से उनके बात कर रहा हूँ, तो उसके केस में या फिर कोई भी कमोडिटी है उसके केस में, तो वहां पर तो फिजिकल डिलीवरी जरूरी है, लेकिन अदरवाइज तो आप यहाँ पर डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में भी यहाँ पर डिलीवरी कर सकते हैं इन द केस ऑफ फ्यूचर। आफ्टर दैट इट इज रिगार्डिंग मोस्टली यूज्ड इन हैजिंग अंडरलाइंग रिस्क, जो भी आपका अंडरलाइंग रिस्क है फॉरवर्ड ओवर द काउंटर प्रोडक्ट के केस में करते हैं क्या, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट के केस में करते हैं क्या, आपका मेन पर्पस क्या रहता है कि आपने सेफ गार्ड करना है अपने आपको, ज्यादा उसके इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड जबकि फ्यूचर्स का जो इस्तेमाल है आप दोनों पर्पसेस के लिए करते हैं, ट्रेडिंग के लिए भी करते हैं एंड फर्दर स्पेकुलेशन पर्पसेस के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को फर्दर हम डिस्कस करेंगे जब यहां पर हम फ्यूचर्स की बात करेंगे, तो वहां पर आपको ये पॉइंट और ज्यादा क्लियर हो। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग बैंक ट्रेजरीज एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स ऑफ द बैंक मोस्टली आर द ओटीसी प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी यहाँ पर बैंक के कस्टमर्स हैं, बैंक ज्यादातर ट्रेजरी जो डील करती हैं वो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, जैसे कि फ्यूचर्स में, जैसे कि ऑप्शंस में, स्वैप्स में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में, तीनों किस चीज का टाइप है, दीज आर द टाइप ऑफ द ओवर द काउंटर प्रोडक्ट। ओनली लार्जर बैंक्स जो कि मार्केट मेकर्स हैं, जो मार्केट में डायरेक्टली कवर करते हैं अपनी पोजीशन को, वो यहाँ पर कहां पर पैसा लगाते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड जो ट्रांजेक्शन होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें वो पैसा जो है वो अपना इन्वेस्ट करते हैं। ओके, आफ्टर दैट डेरिवेटिव्स आर बेसिकली ऑफ थ्री काइंड्स, तो तीन तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। तो सबसे पहले हम बात करने वाले रिगार्डिंग द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप ऑलरेडी जानते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर आप फॉरेन करेंसी को फ्यूचर डेट में एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। लाइकवाइज मान लीजिए एक यहां पर इंपोर्टर है, एक इंपोर्टर है यहां पर, अब इसने यहां पर कोई सामान जो है वो परचेज करना, इसने कोई सामान परचेज करना है, लेकिन इसको ये डर है कि इसने जो सामान परचेज करना था वो करना अभी 3 महीने के बाद,
एंड फर्दर अगर ये 3 महीने के बाद करेंसी परचेज करता है तो इसको इस चीज का रिस्क है कि कहीं इसका जो यूएसडी जो इसने परचेज करने हैं आज की डेट में, तो उनका प्राइस जो है वो 76 है, ये ना हो जाए कि 3 महीने बाद इसका जो प्राइस है वो 76 से ज्यादा हो जाए, लेटर से 78 हो जाए, 79 हो जाए। ठीक है, तो इसको इसका डर है। ठीक है, ये नहीं पता इसको कि होगा या नहीं होगा, लेकिन इसको रिस्क है। ठीक है, तो अपने रिस्क को कवर करने के लिए यानी कि रिस्क को हेज करने के लिए ये यहां पर क्या करेगा, ये यहां पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कर लेगा, पहले ही 3 महीने के बाद के जो यूएसडी हैं उनको परचेज कर लेगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही 3 महीने में बाद में जो यूएसडी है वो परचेज कर लेगा। यानी कि अब ये यूएसडी जब परचेज करता है तो इसको 3 महीने के बाद जो भी प्राइस में इसने आज ले लिए, लाइकवाइज मान लीजिए इसने 76.20 में इसने यहाँ पर यूएसडी बाय कर लिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि 3 महीने के बाद इसको 76.20 प्राइस के ऊपर इसको यूएसडी मिल जाएंगे। चाहे मार्केट प्राइस कुछ भी हो, इसको 76.20 में यहां पर यूएसडी की डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि अब ये जो आपके पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है। तो यहां पर इनएबिलिटी सामने वाली पार्टी की हो सकती है। अब ये इंपोर्टर भाई साहब ने जो परचेज किए हैं यहां पर यूएसडी, ये इसने परचेज किया एबीसी फर्म से, ये इसने परचेज किया एबीसी फर्म से। अब यहां पर एबीसी फर्म की इनएबिलिटी हो सकती है 3 महीने के बाद कि ये यहां पर इसको यूएसडी प्रोवाइड ना करवा पाए, यानी कि काउंटर पार्टी रिस्क तो एग्जिस्ट करता है ना, ये चीज तो हो गई। लेकिन अगर इसको डिलीवर हो जाते हैं तो इसको कितना बेनिफिट हो जाएगा, देखिए इसको यहां पर ऑलरेडी पता होगा कि मेरी कॉस्टिंग यही है, यानी कि 76.20 के हिसाब से इसने अपनी कॉस्टिंग यहां पर कैलकुलेट कर ली। ठीक है, लेकिन एक भी चीज यहां भी हो सकती है कि हो सकता है कि 3 महीने के बाद प्राइस जो था 79 की जगह पर वो यहां पर हो गया है 75। तो यहां पर इसको अगर उस तरह की मार्केट पोजीशन के हिसाब से देखें तो यहां पर लॉस भी हो गया, लेकिन इसको यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो पे करनी ही पड़ेगी अगर अपने आप को इसने सेफ गार्ड करना है। यानी कि अगर यहां पर जो यहां पर हेज कर रहा है अपने आप को पर्सन, अगर उसने यहां पर हेज करना है तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो भरनी पड़ेगी। यानी कि उसके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, अगर उसके ऊपर रिस्क आ सकता था तो उसके पास यहां पर ये अपॉर्चुनिटी भी थी कि सामने आने वाले टाइम में उसको प्राइस जो था वो कम मिल जाए डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, तो वो यहां पर कॉस्ट उसको पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है उसका जो रिस्क था, जो उसको डर था, वो यहां पर रिस्क खत्म वो हो जाता है, वो उसको कवर कर लेता है। ओके, दिस इज ओटीसी प्रोडक्ट वेयर द काउंटर पार्टी इज ऑलवेज बैंक। तो यहां पर ओटीसी प्रोडक्ट है जहां पर जो काउंटर पार्टी होगी वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा क्या होगी, बैंक होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन एक्सपोर्टर एंटर्स इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हिज एक्सपोर्ट प्रोसीड्स डिनोमिनेटेड इन यूएसडी। ठीक है, तो एक एक्सपोर्टर जो है, यहां पर एक्सपोर्टर का एग्जांपल लिया गया, तो एक्सपोर्टर एक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है कि उसने अपने यूएसडी को क्या करना है, सेल करना है मार्केट में। ठीक है, अ 3 months फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट एट 49.00 इंप्लाइज की जब यहां पर 3 महीने के बाद आपका ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो उस टाइम पर जो एक्सपोर्टर है वो अपने कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट के ऊपर यानी कि ₹49 पर डॉलर के हिसाब से यहां पर अपने यूएसडी को वो मार्केट में बेच पाएगा, इररिस्पेक्टिव की मार्केट में कितना सेलिंग प्राइस है, इररिस्पेक्टिव की मार्केट में कितना सेलिंग प्राइस है। अब यहां पर जो एक्सपोर्टर है वो अपने एक्सचेंज रिस्क से तो बच गया, जो एक्सपोर्टर है यहां पर एक्सचेंज रिस्क से तो बच गया, लेकिन इन केस अगर वैल्यू अप्रिशिएट भी हो जाती है या और भी हो जाती है तो उसको यहां पर नुकसान हो सकता है, दैट इज की उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चली जाती है, दैट इज की उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो चली जाती है। दैट इज रिगार्डिंग द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज आइडियल फॉर hedging इंस्ट्रूमेंट टू अचीव जीरो रिस्क। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई भी अमाउंट जो है वो पे नहीं करना पड़ता है, दैट इज ऑलरेडी कवर्ड बाय द बैंक इन द फॉर्म ऑफ मार्जिन। तो वो मार्जिन की तरह बैंक अपना जो है ऑलरेडी कवर कर लेता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अलग से कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता, जैसे आपको पे करना पड़ता है इन केस ऑफ ऑप्शंस, उस तरह से आपको अलग से अमाउंट पे नहीं करना पड़ता फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, however the holder of a forward contract cannot get the benefit of market rate। तो मार्केट रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि डिसएडवांटेज किस चीज का है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके पास है। ओके, आफ्टर दैट इट इज रिगार्डिंग द ऑप्शंस। तो ऑप्शंस की बात करते हैं, क्या ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है कि मेरे पास ऑप्शन है, यानी कि मेरे पास यहां पर एक राइट तो है कि मैं किसी चीज को खरीद सकता हूं, किसी को बेच सकता हूं, लेकिन मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ऑप्शन क्या करती हैं, मुझे एक राइट देती है, मुझे एक अधिकार देती हैं, लेकिन किसी तरह की मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है कि मुझे उस चीज को एग्जीक्यूट करना ही करना है। तो समझ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन कहती है क्या, ऑप्शन ये कहती है
कि मान लीजिए कोई पर्सन है यहाँ पर, सिंपल सी लेमैन एग्जांपल लेते हैं, पर्सन ए है यहाँ पर, उससे मैंने कोई चीज परचेज करनी है, तो वो मुझे कहता है कि मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ कि तुम इस चीज को 10 रुपए में परचेज कर लो, तुम्हारी मर्जी है, 10 रुपए में परचेज कर लो या रहने दो, ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पर पर्सन बी है जो, वो कहता है कि 10 रुपए में मैं परचेज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मार्केट प्राइस जो था वो यहाँ पर हो गया बाद में 12 रुपए, तो वो परचेज कर लेगा क्योंकि उसके पास यहाँ पर राइट है कि वो परचेज कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। ये नहीं है कि मार्केट में जो प्राइस था उसी चीज का वो बाद में यहाँ पर हो गया 12 रुपए, तो ए कहेगा कि 12 रुपए में परचेज करो, तो यहाँ पर ए के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, यानी कि ऑप्शन सेलर के ऊपर ऑब्लिगेशन रहती है, लेकिन ऑप्शन बायर के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, उसके ऊपर उसके पास तो सिर्फ एक राइट है, उसका तो अधिकार है कि वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, अगर नहीं भी करना चाहता ना करे। अगर मान लीजिए उसकी जो कॉस्ट थी मार्केट में वो 10 की बजाय होगी 9 रुपए, तो बी जो है वो यहाँ पर 9 रुपए में परचेज करेगा, वो यहाँ पर 10 में क्यों परचेज करेगा, ठीक है, तो उसमें वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी कि वही चीज आ गई कि इसके ऊपर क्या है, इसके पास राइट अवेलेबल है, दिस इज नॉट दी ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन नहीं है, यहाँ पर राइट है, लेकिन सेलर के ऊपर ऑब्लिगेशन है, जो ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन राइटर जिसे हम कहते हैं, सेलर नहीं कहेंगे, ऑप्शन राइटर जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है। ओके, तो ऑप्शंस जो होती हैं वो दो तरह की होती है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। तो यहां पर फर्दर पॉइंट करो, कहते हैं द राइट टू बाय और सेल कैन बी यूज बाय द ओनर, जो राइट है किसी चीज को खरीदने का बेचने का वो यहां पर आपको मिल जाता है। तो जो ऑप्शंस होती हैं दो तरह की होती हैं, पुट ऑप्शन है एंड कॉल ऑप्शन है। एंड परचेजर जो होता है ऑप्शन का, जो परचेजर होता है ऑप्शन का, उसे क्या करना पड़ता है, व्हाट ही हैज टू डू, उसे क्या करना पड़ता है, जो ऑप्शन का परचेजर है उसे एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, उसे एक प्रीमियम पे करना पड़ता है टू द ऑप्शन राइटर, ऑप्शन राइटर को प्रीमियम पे करेगा। एंड ये जो प्रीमियम पे किया जाता है ये अपफ्रंट पे किया जाता है, ये अपफ्रंट पे किया जाता है, यानी कि पहले ही पे किया जाएगा, एंड ये रिफंडेबल नहीं होता, दिस इज नॉट रिफंडेबल। यानी कि जैसे आप कार की इंश्योरेंस देते हैं, जैसे आपने कार की इंश्योरेंस दी तो आपने कार की इंश्योरेंस दे दी, ये तो ना कि आपने इस्तेमाल की तो आपको बाद में प्रीमियम मिल जाएगा, ऐसा नहीं रहता ना। तो वही चीज यहां पर भी है, ऑप्शन के केस में भी यही चीज रहती है। द प्राइस अग्रीड इज टू इज कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस। तो मैं आपको भी एग्जांपल के थ्रू करवाऊंगा तो आप ज्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, व्हाट इज प्रीमियम, ठीक है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, क्या चीजें कंसेप्ट रहते हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस। द परचेजर कैन एक्सरसाइज हिज राइट टू बाय और सेल डिपेंडिंग अपॉन वेदर द गोइंग मार्केट रेट्स आर इन हिज फेवर और नॉट। जैसे हमने यहाँ पर कंसीडर किया, अगर तो इसकी फेवर में होता बी की तो इसे परचेज कर लेता, अगर नहीं है फेवर में तो इसने नहीं किया, इसकी मर्जी है यहाँ पर। ओके, केस स्टडी वीडियो सर ऑलरेडी हैव बीन कवर्ड इन आवर पोर्टल, तो आप सिंपली हमारी वेबसाइट में जाकर एनरोल कर लीजिए, वहां पर आपको 110 प्लस केस स्टडीज मिल जाएंगी। ऑनलाइन केस स्टडीज की क्लासेस नहीं रहेंगी, फिलहाल के लिए ऑनलाइन केस स्टडीज की क्लासेस नहीं रहेंगी। तो आफ्टर डेट इट इज रिगार्डिंग मैच्योरिटी डेट, यानी कि जितने भी ऑप्शन के आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं, यानी कि आपके पास जितने भी ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं उसमें एक मैच्योरिटी डेट रहती है, यानी कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम उस डेट तक इस ऑप्शन को एग्जीक्यूट करना होता है, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम उस ऑप्शन को उस पर्टिकुलर डेट तक, यानी कि डेट ऑफ एक्सपायरी या फिर मैच्योरिटी डेट तक आपको क्या करना होता है, उसे एग्जीक्यूट करना होता है। ओके, तो दो टाइप के ऑप्शन है, एक है कॉल ऑप्शन, एक है पुट ऑप्शन। तो यहां पर उनको दोनों को कंसीडर कर लेते हैं कि कॉल ऑप्शन क्या है एंड पुट ऑप्शन क्या है। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं एंड साथ के साथ ये भी बताता हूं कि कॉल ऑप्शन को पुट ऑप्शन को याद किस तरह से रखना है। तो सीपीएसपी तो आप जानते ही हैं, सीपी मींस कॉस्ट प्राइस एंड एसपी मींस सेलिंग प्राइस, ये तो आप जानते ही हैं। तो सी फॉर कॉल एंड पी फॉर परचेज, यानी कि कॉल जो है वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, परचेज के रिलेट करता है, कॉल किससे रिलेट करता है, परचेज से रिलेट करता है। जबकि जो सेल है वो किससे रिलेट करता है, दैट रिलेट्स विद द पुट, वो पुट ऑप्शन के साथ डील करता है, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन डील करता है परचेज के साथ एंड सेल डील करता है पुट के साथ। तो सीपीएसपी से इसको याद रख लेंगे, सीपीएसपी से इसको याद रख लेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको समझाने लगा हूं रिगार्डिंग द कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन किसके रिगार्डिंग है, एक परचेज का राइट मिलता है, किसको, ऑप्शन बायर को, ऑप्शन बायर को एक परचेज का राइट मिलता है। लाइकवाइज मान लीजिए यहां पर है एक कॉलोनी है जहां पर एक प्लॉट जो है एक पर्सन को पसंद आ गया, पर्सन ए को ये प्लॉट पसंद आ गया, इसका जो प्राइस है डेट इज 50 लाख रुपीज, इसका प्राइस है 50 लाख रुपीज, इसका प्राइस है।
एंड लेकिन इस पर्सन ए को ये पता है कि इसके पास में यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनने वाला है बड़ा, यहाँ पर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, जहां पर अगर ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स, अभी बनना तय नहीं हुआ, लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स अगर बन जाता है तो इसकी वैल्यू जो है डेट विल अप्रिशिएट टू 80 लाख रुपीज, वो 80 लाख रुपीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी इसके पास इतने पैसे नहीं है, ये कहता है कि ये जो प्लॉट है मैं 2 साल के बाद परचेज करना चाहता हूँ, ये जो प्लॉट है मैं 2 साल के बाद परचेज करना चाहता हूँ। तो ये बिल्डर जो है यहाँ पर, जो बिल्डर है यहाँ पर, वो कहता है कि मैं तुम्हें ये प्लॉट जो है 2 साल के बाद 50 लाख रुपीज में ही प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं तुम्हें ये प्लॉट जो है 2 साल के बाद 50 लाख रुपीज में ही प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझे 50,000 रुपीज पर ईयर प्रीमियम देना होगा। तुम्हें मुझे क्या करना पड़ेगा, 50,000 पर ईयर के हिसाब से, या फिर नॉर्मल 50,000 ले लीजिए, टोटल 50,000 रुपीज यहाँ पर प्रीमियम पे करना होगा, यानी कि फीस पे करनी होगी, ठीक है। तो पर्सन ए इसे क्या करता है, यहाँ पर 50,000 रुपए पे कर देता है। पर्सन ए ने इसको 50,000 पे कर दिए। अब यहां पर इसके पास क्या आ गया, राइट आ गया। क्या राइट आ गया, राइट टू परचेज, दैट इज एग्जीक्यूटेड अंडर द कॉल ऑप्शन। तो इसके पास राइट टू परचेज क्या आया कि 2 साल के बाद ये बिल्डर से ये वाला प्लॉट जो भी मार्केट वैल्यू हो, चाहे वो 60 लाख हो चाहे वो 20 लाख हो, ये उससे 50 लाख में परचेज कर सकता है। पहली चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो इस केस में स्ट्राइक प्राइस, यानी कि जिसके ऊपर डील यहां पर करने का इसके पास राइट है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। यानी कि वो प्राइस जिसके ऊपर यहां पर आपके पास राइट अवेलेबल है, ठीक है, वो क्या है, यहां पर स्ट्राइक प्राइस है। तो यहां पर स्ट्राइक प्राइस क्या है, 50 लाख का है, क्योंकि यहां पर यही तय किया गया कि 2 साल बाद इसके पास राइट रहेगा 50 लाख में परचेज करने का। तो यहां पर जो 50 लाख है, दिस इज स्ट्राइक प्राइस, इसको हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्राइक प्राइस है। अब मान लीजिए 2 साल हो गए, 2 साल के बाद अब ए वापिस आया, तो यहां पर कंडीशंस हो सकती हैं। तो पहली कंडीशंस में ये है कि यहां पर कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। मान लीजिए इस प्लॉट की जो वैल्यू थी, जितना इसने अंदाजा लगाया था, ये वैल्यू उतनी ही हो गई, 80 लाख रुपीज हो गई अब इसकी मार्केट वैल्यू। यानी कि अगर ये मार्केट से अगर परचेज किया जाएगा अगर ये प्लॉट, तो वो 80 लाख रुपीज का मिलेगा। अब लेकिन इसने तो यहाँ पर ऑप्शन को परचेज कर रखा है, तो इसके पास तो यहाँ पर बेनिफिट अवेलेबल है। तो यहाँ पर पर्सन ए जो है वो अपने बिल्डर के पास जाएगा, उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाएगा, एंड उससे ये प्लॉट, चाहे मार्केट का प्राइस 80 लाख का है, बिल्डर से यहाँ पर ये जो प्लॉट है ये परचेज कर लेगा। बिल्डर से ये प्लॉट जो है वो ये परचेज कर लेगा, यानी कि इसको 50 लाख का प्लॉट यहाँ पर मिल जाएगा। ये है पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं, नामो निशानी नहीं है, एंड फर्दर मार्केट में स्लंप आ गया, जो प्राइजेस थे वो 50 लाख भी नहीं रहा, वो हो गया यहाँ पर 40 लाख रुपीज का हो गया, 40 लाख रुपीज का हो गया, ठीक है। तो उसके केस में क्या रहेगा, 40 लाख रुपीज के केस में अब यहाँ पर 40 लाख रुपीज के केस में अब यहाँ पर इसके पास राइट कितने का है, 50 लाख के ऊपर, यानी कि स्ट्राइक प्राइस कितना है, 50 लाख का है। तो ये पर्सन ए पागल थोड़ी ना कि ये मार्केट से 40 का खरीद सकता है एंड यहाँ पर ये 50 लाख का खरीदे, ये इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास क्या थी, एक राइट था, सिर्फ और सिर्फ एक अधिकार था इस ऑप्शन को यहाँ पर एग्जीक्यूट करने का। इसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ऑप्शन राइटर की तरफ से यहाँ पर बिल्डर क्या है, बेसिकली यहाँ पर हम उसे ऑप्शन राइटर कहेंगे कि ऑप्शन राइटर के पास यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती करने का साधन नहीं है। इसके ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेशन है कि इसने 50 लाख के ऊपर प्रोवाइड करवाना है। क्या करना है, 50 लाख के ऊपर प्रोवाइड करवाना है। अगर पहले सिनेरियो में देखें जहां पर इसने 80 लाख रुपीस का जो प्लॉट था वो 50 लाख में परचेज कर लिया, उसके केस में ए को टोटल कॉस्ट जो पड़ी दैट इज 50 लाख 50,000 कॉस्ट पड़ी, 50 लाख 50,000 टोटल कॉस्ट पड़ी। 50,000 रुपए जो पड़ी कॉस्ट वो पड़ी प्रीमियम की जो इसने पे किया, एंड 50 लाख इसने पे कर दिया अलग से यहाँ पर किसको, प्लॉट को परचेज करने के लिए, जिसकी मार्केट वैल्यू 80 लाख रुपीज, ठीक है। दूसरे केस में देखें यहाँ पर तो इसका लॉस सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ, दूसरे केस में जहां पर यूनिवर्सिटी अभी यहां पर बनी ही नहीं है, उसके केस में इसका जो लॉस था वो यहां पर कितना हुआ, उसमें इसका जो लॉस है दैट इज कंटेन्ड ओनली टू 50,000। सिर्फ और सिर्फ कितना केस यहां पर लॉस हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 50,000 का लॉस हुआ है, इससे ज्यादा लॉस नहीं हुआ, वो भी इसने क्योंकि प्रीमियम पे किया उतना ही लॉस हुआ है, ठीक है। अगर इसको प्रॉफिट होता तो यहां पर ज्यादा हो जाता, अगर नहीं हुआ तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम का ही नुकसान। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो यहां पर आपका जो रिस्क था वो क्या हो गया, हेज हो गया, इन्वेस्टर का जो रिस्क था वो यहां पर हेज हो गया। तो ये तो थी यहां पर लेमैन लैंग्वेज की बात, ये तो हमने यहां पर लेमैन लैंग्वेज में कवर किया ताकि मैं आपको एक बेटर वे में समझा पाऊं कि आपकी कॉल ऑप्शन होती क्या है। कॉल ऑप्शन जो है
वो होती क्या। आई होप कि आपको कॉल ऑप्शन आसानी से यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए, बिना देरी के लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, तो ये रहती है कॉल ऑप्शन, यानी कि आपके पास क्या है, परचेज का राइट है, आपके पास परचेज का राइट है। सो कॉल इज सीपी, सीपी कॉल से हो गया ये, एंड पी से हो गया परचेज। ठीक है, तो इस तरह से इसे याद रखना है आपने, इसको उलट पुलट नहीं कर देना क्योंकि इसमें आपको गलती लग जाती है। ओके, सेकंड जो हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले इसकी थ्योरी कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉल ऑप्शन की। तो कॉल ऑप्शन के केस में देख लीजिए, हियर द ऑप्शन होल्डर, यानी कि जो पर्सन परचेज करता है ऑप्शन को, हैज द राइट टू परचेज, उसके पास राइट है परचेज करने का, लेकिन उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं है कि उसको परचेज करना ही पड़ेगा। जो भी प्राइस के ऊपर उसने सेट किया है, जो भी उसने प्राइस के ऊपर सेट किया है, जो भी प्री डिटरमाइंड प्राइस है, यानी कि स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल में देखा, एंड फर्दर प्री डिटरमाइंड टाइम, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर, एंड फर्दर ऑप्शन राइटर इज बाउंड टू सेल एट दैट प्राइस। जो ऑप्शन राइटर है दैट इज बाउंड कि उसको उस प्राइस के ऊपर बेचना ही पड़ेगा, उसको उस प्राइस के ऊपर बेचना ही पड़ेगा। यानी कि अगर 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था तो 50 लाख के ऊपर बेचेगा, उसके ऊपर बाउंडेशन है, ही इज ऑब्लिगेटेड कि उसने 50 लाख के ऊपर बेचना है। लेकिन जो ऑप्शन होल्डर है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, ही हैज ओनली द राइट टू परचेज। ओके, इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द पुट ऑप्शन। सो पुट ऑप्शन व्हाट सेज, पुट ऑप्शन इज अ राइट टू सेल, पुट ऑप्शन इज अ राइट टू सेल। सेम वे जैसे हमने कॉल ऑप्शन किया उसी तरह से पुट ऑप्शन भी रहता है। लाइकवाइज आपने अपनी कार की इंश्योरेंस करवाई, अब आप पर्सन ए है, यहाँ पर पर्सन ए ने एक कार परचेज की है, कार की वर्थ है यहाँ पर 20 लाख रुपीस की, 20 लाख की इसने कार की इंश्योरेंस करवाई है एक कंपनी से। सिर्फ और सिर्फ एक लेमैन लैंग्वेज में आपको एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन ए ने कार परचेज की है 20 लाख रुपीस की, 20 लाख रुपीस की एक कार परचेज की है यहाँ पर पर्सन ए ने फ्रॉम द, यहाँ पर एंड इसने इंश्योरेंस करवाई है। क्या करवाई है इसने, इंश्योरेंस करवाई है, जहां पर कंपनी कहती है हम बम्पर टू बम्पर तुम्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, तुम्हारी गाड़ी को कुछ भी हो जाए पूरी की पूरी वैल्यू हम तुम्हें प्रोवाइड करने को तैयार है। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या पे किया गया, प्रीमियम पे किया गया। एंड इन केस अगर कार फुल डैमेज होती है तो कितना प्राइस इसको मिलने का, लेने का हकदार है ये, हम यहाँ पर केस ही लेकर चल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ फुल डैमेज का केस है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना प्राइस इसको मिलेगा, यहाँ पर इसको मिलेगा 20 लाख रुपीज, 100% कवरेज इसको मिलेगा, लेट अस से 100% इसको कवरेज मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर यहां पर इसकी कार फुल डैमेज हो जाती है तो इसको बेसिकली ये अपने यहां पर राइट को एग्जीक्यूट कर लेगा, ये अपने राइट को एग्जीक्यूट कर लेगा। मान लीजिए इसको यहां पर फाइल चार्जेस जो देने पड़ते हैं 2000 5000 5000 रुपए फाइल चार्जेस देने पड़ते हैं अगर इसने अपनी कार की इंश्योरेंस का कवर लेना है। ठीक है, तो उसके केस में क्या है, जैसे यहां पर इसका डैमेज होता है, फुल डैमेज हो गया, तो ये इससे अपने राइट को एग्जीक्यूट कर लेगा, ये अपने इस राइट को एग्जीक्यूट कर लेगा। लेकिन इन केस इसका जो डैमेज था हल्का फुल्का सा डैमेज था जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए का खर्चा था, तो क्या उसके लिए ये अपना राइट एग्जीक्यूट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 5000 की तो इसको कॉस्ट ही लग रही है, 5000 की तो इसको कॉस्ट ही लग रही है। ठीक है, तो यहां पर ये अगर तो इसके मार्केट रेट फेवरेबल होंगे, यहां पर ये अपना राइट इस्तेमाल करेगा बेचने का, अदरवाइज ये अपना राइट जो है सेल करने का उसे इस्तेमाल नहीं करेगा। Is it clear? That is regarding the put option. So here the option holder has the right to sell but not the obligation, the specific currency or any other underlying at the strike price. The option writer is bound to purchase at that price. And further अगर वेरिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन के केस में आपके पास आते हैं दो वेरिएंट आते हैं यहां पर। एक होता है अमेरिकन स्टाइल, एक होता है अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन, एंड दूसरी होती है आपके पास यूरोपियन स्टाइल। तो अमेरिकन स्टाइल के केस में क्या रहता है, इंडिया में चलती है यूरोपियन स्टाइल, जहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ, जैसे मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया हमने 31 ऑफ मार्च को, एक ऑप्शन राइटर है जो राइट की गई है 31 मार्च को, एंड इसकी एक्सपायरी जो है डेट इज ऑन 30th ऑफ अप्रैल, 30th अप्रैल को इसकी एक्सपायरी है। उसके दिन यहां पर जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट की जा सकेगी यूरोपियन स्टाइल के केस में 30th अप्रैल को ही इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है।
यानी कि जो मेरे पास ऑप्शन है वो इन बिटवीन इस्तेमाल नहीं होगी यूरोपियन के केस में, इन बिटवीन कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ 30 अप्रैल को, जिस दिन इसकी मैच्योरिटी डेट है, जिस दिन इसकी एक्सपायरी डेट है, सिर्फ और सिर्फ उसी दिन यहाँ पर इस ऑप्शन को मैं इस्तेमाल कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन अमेरिकन स्टाइल के केस में क्या है, इन बिटवीन किसी भी टाइम पर मैं इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकता हूँ, इन बिटवीन किसी भी समय पर मैं इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकता हूँ। इट क्लियर? ओके, तो यहां पर दो वेरिएंट है, एक है अमेरिकन स्टाइल, दूसरा है यूरोपियन स्टाइल। तो दो डिफरेंट वेरिएंट्स है, अमेरिकन एंड यूरोपियन, तो आपको डिफरेंस बताना चाहिए। आफ्टर दैट इट इज रिगार्डिंग द एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ मनी, एट द मनी, इन द मनी, ऑफ द मनी, आउट ऑफ मनी, नॉट ऑफ द मनी, आउट ऑफ मनी। तो एट द मनी मतलब क्या है? एट द मनी का मतलब है कि अगर यहां पर जो प्राइस है, अगर प्राइस जो है वो बिल्कुल सेम है, मान लीजिए जैसे हमने प्लॉट वाली एग्जांपल ली थी ना, तो 2 साल के बाद जब पर्सन परचेज करने आया तब भी उसका जो प्राइस है वो 50 लाख ही था, यानी कि 2 साल पहले भी 50 लाख था, आज की डेट में भी 50 लाख ही है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर जो स्ट्राइक प्राइस था वो तो बिल्कुल सेम हो गया आपके स्पोर्ट रेट के। स्पोर्ट रेट का मतलब जो 2 साल पहले प्राइस था, स्पोर्ट रेट किसे कहते हैं? जो 2 साल पहले प्राइस था, ठीक है, वो प्राइस ही आज की डेट में है। ठीक है, यानी कि 2 साल के बाद भी वही प्राइस है, उसके केस में हम क्या कहेंगे? इट वुड बी एट द मनी, उसे हम कहेंगे एट द मनी, यानी सेम प्राइस है, ना प्रॉफिट हो रहा है यहां पर ऑप्शन होल्डर को, ना कोई लॉस हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस टू द ऑप्शन बायर। ओके, एंड फर्दर इन द मनी क्या है? इन द मनी है कि पहले जो स्पॉट रेट था वो तो 50 लाख था, स्पॉट रेट जो था वो तो 50 लाख का था, लेकिन बाद में जो प्राइस हो गया वो कितना हो गया? 80 लाख रुपीज का हो गया, यानी कि फेवरेबल मूवमेंट हुई है यहां पर रेट्स की फेवरेबल मूवमेंट हुई है, जिसकी वजह से यहां पर प्रॉफिट अर्न हुआ है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इन द मनी, उसे हम कहते हैं इन द मनी। उसके बाद बात आती है आउट ऑफ मनी। आउट ऑफ मनी क्या रहता है? जहां पर जो स्ट्राइक प्राइस है वो फेवरेबल नहीं है, यानी कि लॉस की तरफ चल रहा है, लॉस की तरफ चल रहा है। जैसे हमने पढ़ा था कि प्राइस की जो वैल्यू थी वो डेप्रिशिएट हो गई है, 40 लाख रुपीज रह गई है, उसे हम क्या कहेंगे? दैट वुड बी टर्म्ड एज आउट ऑफ मनी। आउट ऑफ मनी के केस में कोई एग्जीक्यूट करेगा क्या ऑप्शन को? आउट ऑफ मनी के केस में कोई अपनी ऑप्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। Then after that it is regarding the option is based on the amount which is only notional, as only difference in the rates is exchanged in a net settlement, यानी कि जो नेट सेटलमेंट होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ नोशनल जो वैल्यू है वो पे करनी होती है। लाइकवाइज जो स्पोर्ट रेट था सिक्योरिटी का, करेंसी का, दैट वाज ₹45, एंड जो स्ट्राइक प्राइस था वो था 46। ठीक है, तो उसके केस में जो डिफरेंस है ना, नोशनल डिफरेंस है इनका, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वही पे करना है, सिर्फ और सिर्फ वही पे करना है। मान लीजिए 10,000 यूनिट से 10,000 यूनिट्स के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन थी वो होल्ड थी। ठीक है, रिगार्डिंग की जो करेंसी है उसको 45 पे बेचना था, स्पोर्ट रेट था 45 का, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस था डेट सेज कि आप यहाँ पर करेंसी को 46 में बेच सकते हैं। तो यहाँ पर पर्सन बी जो ऑप्शन होल्डर है, जो ऑप्शन होल्डर है उसके पास ये राइट था कि वो 46 रुपीज में करेंसी को बेच सकता है, 46 में करेंसी को बेच सकता है, यहां पर जो भी टर्म थी, जो भी एक्सपायरी पीरियड था उसके बाद। ठीक है, तो उसके केस में क्या रहेगा? यहां पर टोटल अमाउंट नहीं पे करना होगा उसे सिर्फ नेट अमाउंट पे करना होगा, यानी कि जो ऑप्शन राइटर है वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस अमाउंट, यानी कि यहां पर अगर देखें तो 10,000 जो अमाउंट है, 10,000 का अमाउंट है जो सिर्फ वो यहां पर पे करेगा किसको? ऑप्शन होल्डर को। दैट इज अ नोशनल अमाउंट, यानी कि पूरा का पूरा अमाउंट पे नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ एक जो डिफरेंस अमाउंट है, ठीक है, नेट सेटलमेंट में सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो अमाउंट यहां पर पे होगा बाय द ऑप्शन राइटर, द ऑप्शन होल्डर। ओके, द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन इज मच स्मॉलर देन द नोशनल वैल्यू। जो प्राइस है ऑप्शन का वो बहुत ज्यादा कम होता है देन द नोशनल वैल्यू। द ट्रेडर्स स्पेक्युलेटर्स देयरफॉर डू नॉट रिक्वायर लार्ज इन्वेस्टमेंट्स टू ट्रेड इन ऑप्शंस, यानी कि यहां पर अगर आपको ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, आपके पास लेवरेज जो है वो काफी ज्यादा रहती है। लेवरेज का मतलब 10 रुपए से 100 रुपए की चीज खरीद लेना, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी ज्यादा, लॉस हुआ तो लॉस भी ज्यादा। समझ रहे ना इस चीज को? अगर 10 रुपए से मैं यहाँ पर, अगर 10 रुपए से मैं 100 रुपीज को परचेज कर लेता हूँ, उससे क्या है अल्टीमेटली अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, क्योंकि प्रॉफिट अगर 100 रुपीज पर होगा तो वो मेरा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर 100 रुपीज पर लॉस हो गया तो वहां पर लॉस जो है वो मेरे 10 रुपीज में से डिडक्ट करिए। ठीक है,
So that is regarding the options, and options are primarily used as hedge against price fluctuation. यानी जो प्राइस फ्लक्चुएशन होती हैं उनके अगेंस्ट आप अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप इंश्योरेंस का केस होता है उसी तरह से. एंड फर्दर एन ऑप्शन विदाउट एनी कंडीशनैलिटीज इज कॉल्ड प्लेन वनीला ऑप्शन. कॉल्ड प्लेन वनीला ऑप्शन विच इज आइडियल फॉर हेज. सेफ गार्डिंग करने के लिए प्लेन वनीला जो ऑप्शन है दैट इज द बेस्ट. दैट इज द बेस्ट वन. प्लेन वनीला ऑप्शन का मतलब क्या है? जैसे आप आइसक्रीम खाने जाते हैं ना, तो एक आपके पास काजू किशमिश है, एक आपके पास फ्रूट आइसक्रीम है, और एक आपकी है प्लेन वनीला. एक आपके पास है प्लेन वनीला, यानी कि बिल्कुल साधारण वेरिएंट, ना कोई लेना देना, ना कुछ, ना मैंने कोई टॉपिंग डलवाई, ना कोई चीज ऐड करवाई, एक बिल्कुल सिंपल सा वेरिएंट. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन वनीला कहते हैं. ठीक है, तो प्लेन वनीला वेरिएंट होता है जहां पर कोई भी कंडीशनलिटीज आपकी नहीं है. ओके फ्रेंड्स, so that would be regarding this video.